हेलो गाइस। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है। सो गाइस, ये हमारा सेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन है एथिक्स का। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। वैल्यू एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ऐड किया गया है। इसमें क्वेश्चन भी इतने अच्छे आते हैं कि आप चाहें तो जीएस के बाकी क्वेश्चंस फिर भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, बट वैल्यू एथिक्स के क्वेश्चन आपको फुल ऑन फुल मार्क्स देकर जा सकते हैं। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले लें और ढंग से कैसे अप्रोच करना है सब्जेक्ट को, उस चीज पर थोड़ी सी अपनी कमांड बना लें, तो उसी पॉइंट से हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, मैं थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। गोप्रो एडुकेयर आप लोग के लिए बैचेस लेकर आया एपीपीएससी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी कवर किया जाएगा। वो पेपर भी अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जल्दी कीजिए और ज्वाइन कीजिए। साथ में जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड आपका सारा कवर किया जाएगा। राइट गाइस? सभी ब्रांचेस के लिए ये ओपन है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर एंड सीएससी। सो एबीपीएससी जेई एग्जाम्स के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल एग्जाम्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर। अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ अकेडमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो बड़े ट्रस्टेबल तरीके से हम लोग आपके लिए सारे कोर्सेज डिजाइन करते हैं और लाते हैं, जिसमें आपके पास सभी क्लासेस के ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी रहने वाली है, रेगुलर क्लास चलेगी, प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा टाइमली बेसिस पर, वीकली एंड फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। कोर्स डिजाइन बिल्कुल नए सिलेबस के हिसाब से है, बिल्कुल भी जो पुराना सिलेबस है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। बहुत ही नए तरीके से डिजाइन, काफी स्पेशलाइज तरीके से हम लोग ने आपके लिए नए कोर्सेज को डिजाइन किया है। चलिए गाइस, तो सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। गोप्रो एडुकेयर, गोप्रो एडुकेयर एडुकेयर में हमने स्पेशल आपके लिए सेशन रखा है एथिक्स का। सो गाइस, बात करेंगे पहले वर्ड एथिक्स की। व्हाट एग्जैक्टली इज एथिक्स? ठीक है, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं अक्सर। हम बचपन से वैल्यू एजुकेशन, मॉरल साइंस या मोरालिटी, इन सब चीजों के बारे में सुन चुके होते हैं, तो एक एक ब्रीफ आइडिया में होता है कि इट इज समवेयर रिलेटेड टू बिहेवियर, कैरेक्टर और वे ऑफ लिविंग, राइट? सो बेसिकली जो एथिक्स वर्ड भी है, इट केम्स फ्रॉम बेसिक ग्रीक वर्ड एथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर और वे ऑफ लिविंग, राइट? सो बेसिकली एथिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक फिलोसॉफी की ब्रांच है विच इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन कंडक्ट, कि ह्यूमंस का कंडक्ट किस तरीके से होना चाहिए, किस वे में, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो नॉर्मल कंडक्ट हो, उस चीज को देखते हुए हमने डिफाइन किया है एथिक्स को। सो एथिक्स बेसिकली एक मतलब आपके अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग एक रेशनैलिटी, एक कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए जो हमने आर्ग्यूमेंट, जो साइंस को डेवलप किया, इट वाज एथिक्स। ऑलराइट? सो इट इज कंसर्न विद ह्यूमन कंडक्ट। अब एथिक्स है, ये एग्जामिन करती है किसी भी चीज के रेशनल जस्टिफिकेशन ऑन फॉर आर मॉरल जजमेंट्स। ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, नॉर्मली भी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल भी हमारे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, राइट? अब वो डिसीजन मेकिंग, हर इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने कैरेक्टर, अपने अंदर जो वैल्यूज हैं, जो मॉरल्स हैं, उनके बेसिस पर वो जजमेंट हम लेते हैं, राइट? अब वो जजमेंट बेसिकली क्या करेगा? एग्जाम्पल, आपकी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत सारे हमारे जैसे एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर करूंगा, राइट? अब आपका ये डिसीजन, हमें लगता है कि ये हमारा खुद का डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन हमारा बेस्ड होता है इंटरनल मॉरल जजमेंट पर, कि क्यों, व्हाट इज द मेन रीजन कि आप करना चाहते हैं। डीप इनसाइड योर हार्ट यू नो उसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजन हो सकता है पब्लिक सर्विस आपका रीजन रहा हो सकता है कि सिक्योरिटी आपका रीजन रहा हो सकता है कि आपको ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज है, डायनामिक तरीके से हम काम कर सकते हैं, जो जॉब है बहुत चैलेंजिंग है। सो एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, ये सभी रीजंस आपके खुद के मॉरल जजमेंट्स की वजह से बनते हैं, और खुद का जो आपका मॉरल जजमेंट होता है किसी भी चीज को लेकर, आप उस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सो एथिक्स वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका क्या रैशनल जस्टिफिकेशन है। अब बहुत सारे लोग हैं नॉर्थ इंडिया में, तो गवर्नमेंट जॉब प्रेफरेबली इसलिए लोग करना चाहते हैं। नो नो साउंड, गाइस ऑडियो क्लियर आ रही है या लो आ रही है? ऑडियो थोड़ा बता दीजिए, क्लियर है या लो है? क्लियर है?
ठीक है, जिसको क्लियर नहीं आ रही आप एक बार ना अपना माइक वगैरह या चेक कीजिए ऑडियो आउटपुट, मे बी समटाइम्स दोबारा से रिजॉइन करके देख लीजिए सेशन। चलिए ठीक है, क्लियर है सर। क्लियर है, ऑल राइट। सो अगर कोई भी अगर ऑडियो ऑडियो वगैरह में प्रॉब्लम आती है, एको करता है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा ठीक हो जाए। आई होप कि नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक आधे बच्चों को अगर आती है तो फिर मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने एंड पर एक बार चेक कीजिए। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। तो बेसिकली जो मेन रीजन होता है एथिक्स का कि मॉडर्न वर्ल्ड में एथिक्स डेवलप करी क्यों गई, और खासकर आप जैसे एग्जाम्स के लिए एथिक्स को डाला क्यों क्यों किया, डाला क्यों गया। अगर आप देखते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नॉर्थ इंडिया में जैसे बहुत गवर्नमेंट सर्विस का क्रेज इस तरीके से होता है कि आपको एक एक सोसाइटी के अंदर अच्छा स्टेटस चाहिए होता है, तो आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आप लीस्ट इंटरेस्टेड है पब्लिक सर्विस में, आप लीस्ट इंटरेस्टेड है टू वर्क फॉर द पब्लिक सेक्टर वाले एरिया में। आप मोर इंटरेस्टेड है उसके स्टेटस पार्ट में, आप मोर इंटरेस्टेड है कि उसके आने के बाद, गवर्नमेंट जॉब के आने के बाद आपका आपकी जो सोसाइटी में वैल्यू होगी, आपको जो लोग कंसिडर करेंगे, उस चीज के लिए आप बहुत मतलब आपका मेन रीजन होगा प्रिपेयर करने का, राइट। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अब मैंने पहला आपको एक रीजन दिया कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बिकॉज यू लाइक पब्लिक सर्विस। आपको बेसिकली लोगों के लिए काम करना, आपको लगता है कि योर लाइफ इज मेड फॉर हायर मोटिव्स, बजाय इंडिविजुअल मोटिव्स के लिए काम करने की जगह आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं कि इट्स मतलब कहते हैं ना कि लिविंग द लाइफ इन अ लार्जर फॉर्म, एक इन अ ग्रेटर एक्सटेंट। वो अगर आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो मॉरल जजमेंट होगा वो बेटर होगा बजाय उस ह्यूमन बीइंग के जिसने गवर्नमेंट जॉब को चूज किया स्टेटस के लिए या मनी के लिए, राइट। गलत नहीं है दोनों में से कोई भी, लेकिन बेस्ड अपॉन मोरालिटी अगर आपके जजमेंट्स इस तरीके से हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है आपके डिसीजन के लिए, वो दोनों केस में डिफरेंट होगा। अगर आपका मॉरल जजमेंट कहता है कि आप पब्लिक सर्विस में जाएंगे तो आपकी एनर्जी उस तरीके से लगेगी, आपका बिहेवियर इस प्रिपरेशन के टाइम पर उस तरीके से होगा। अगर आपका मोटिव है टू गेन स्टेटस एंड टू गेन द एलिटनेस बिकॉज ऑफ द जॉब, तो आपका वो जो प्रिपरेशन का पार्ट और जील रहेगा उसमें कहीं ना कहीं वो चीज सामने निकल कर आएगी आपके जजमेंट की वजह से, राइट। इसीलिए हमारे जो एक्शंस होते हैं दे आर वेल डिफाइंड बाय आवर मोटिव्स, और हमारे मोटिव बनते हैं हमारे अंदर जो फिलॉसफी, हमारे अंदर जो मॉरल कैरेक्टर है, हमारे अंदर जो एथिक्स है, उसकी वजह से। इसलिए कहते हैं कि एथिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके सब्जेक्ट में भी एथिक्स डाली गई क्योंकि इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन इन द सोसाइटी। वो ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप पब्लिक डीलिंग करेंगे, आप पब्लिक से रोज मिलेंगे, आपका जो खुद काम होगा वो पब्लिक की लाइफ बेटर करने के लिए होगा बजाय खुद की लाइफ के, राइट। सो द पर्पस ऑफ योर जॉब इज बेसिकली, जब भी आप पब्लिक सर्विस में आते हैं किसी भी जॉब में, तो उसमें आपका पूरा एंटायर पर्पस ऑफ योर जॉब इज टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ पीपल यू आर वर्किंग फॉर, राइट। उसके बदले में इंसेंटिव के तौर पर आपको आपकी लाइफ बेटर मिलती है, आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है बहुत ज्यादा आता है, राइट। मतलब हम कहते हैं ना कि इफ वी आर सर्विंग इन आर्मी, वी आर सर्विंग इन पुलिस, वी आर सर्विंग इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है कि आप आज कुछ कॉन्क्रीट कर कर आए कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस। आपको वो एक जील एक्स्ट्रा फील होगी बिकॉज ऑफ द मोरालिटी, करेक्ट। सो एथिक्स वहां रोल प्ले करता है। समझ में आया कि कहाँ एथिक्स किस तरीके से काम कर रहा है आपके नॉर्मल लाइफ में। आपके पर्सनल डिसीजन भी एथिक्स की वजह से हो रहे हैं, आपके प्रोफेशनल डिसीजन भी आपका जो एथिकल कोड है जो आपने अपने ब्रेन में बना रखा है उस तरीके से हो रहा है, राइट। अब बहुत बड़ा सवाल आता है, व्हाई एन इंजीनियर स्टडी एथिक्स। क्या लगता है आपको इंजीनियर्स एथिक्स क्यों पढ़ते हैं, बताइए। क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोफेशन इज अ प्रोफेशनल जॉब, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो होता है वो एक प्रोफेशनल जॉब है जहां पर पब्लिक डीलिंग है, जहां पर रीजनिंग है, ठीक है। तो बेसिकली जनरली एज ए इंजीनियर आपको कभी कोई पर्सनल बेसिस पे एथिक्स पढ़ने नहीं बोलेगा, आपको प्रोफेशनल लेवल पर एथिक्स पढ़ने बोलेंगे कि एज अ प्रोफेशनल व्हाट शुड बी योर कंडक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स। आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए बाकी सब और लोगों के कंपैरिजन में, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो एक इंजीनियर है उसका एथिकल स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन होगा, उसका एथिकल स्टैंडर्ड डिफाइन होता है पब्लिक इंटरेस्ट से।
ठीक है। तो इंजीनियरिंग में खासकर क्या होता है कि डिसीजंस खाली टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नहीं होते। इंजीनियर्स खाली टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अपने मॉरल जजमेंट्स, अपने एथिकल जजमेंट्स को नहीं देखते, बल्कि उनका मेजर काम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि उस टेक्नोलॉजी, उस एथिक्स पर का असर समाज पे कैसे पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। आप सब ने ओपनहाइमर देखा है? ओपनहाइमर मूवी मूवी देखी है? ओपनहाइमर इज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ऑफ यूएसए। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट था अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है। बहुत सारे साइंटिस्ट को, एल्बर्ट आइंस्टीन को भी ऑफर मिला था कि आप एटॉमिक बॉम्ब ऑपरेशन का पार्ट बन जाइए, और साइंटिस्ट को मिला था। बहुत सारे लोगों ने डिनाई कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि एटम बॉम्ब इज अ न्यू डेंजर टू ह्यूमैनिटी, न्यू डेंजर टू ह्यूमैनिटी। ठीक है। लेकिन ओपनहाइमर ने क्यों डिसाइड किया कि ही विल बिल्ड द एटम बॉम्ब, वो सक्सेसफुली करें? क्योंकि उनके अपनी एक टेक्नोलॉजिकल मोरालिटी भी थी, टेक्नोलॉजिकल मोरालिटी। तो उस केस में हम कई बार क्वेश्चन करते हैं ओपनहाइमर पे भी, कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को इमर्ज करना एज अ साइंटिस्ट, वो उनकी ड्यूटी है कि टेक्नोलॉजी को जितना हो सके उतना इमर्ज करें, उतना इवॉल्व करें, उतना नई तरीके से डेवलप करें। लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी का इफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी पर, ह्यूमैनिटी पर पड़ रहा है? ये भी एथिक्स का पार्ट है, राइट? इसलिए कई बार यहां पर ओपनहाइमर को क्वेश्चन करते हैं कि अगर ओपनहाइमर भी डिनाई कर देते, देन क्या जापानीज ट्रेजेडी जो हुई, जो दो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए, क्या वो चीज रुक सकती थी? इट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? तो इम्पैक्ट जो एटम बॉम्ब का ह्यूमैनिटी पे हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ठीक है। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट की यहां बात करी गई एथिक्स में, कि एज ए इंजीनियरिंग प्रोफेशनल आप टेक्नोलॉजी को कैसे इवॉल्व करते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर कैसा हो रहा है, ह्यूमैनिटी पर कैसा हो रहा है, हम उस चीज को भी देखते हैं, राइट? तो यहां पर ओपनहाइमर में भी बाद में दिखाया, अगर आप मूवी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। उसमें लास्ट में दिखाते हैं ओपनहाइमर में कि ही रिग्रेटेड मेकिंग द एटम बॉम्ब, राइट? उन्होंने रिग्रेट किया कि आई हैव क्रिएटेड समथिंग विच कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ, जो एक ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ऐसी चीज बना दी मैंने। तो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट मूव, राइट? तो बाद में वो क्वेश्चन करते हैं इस चीज को। आज भी एक बहुत बड़ा डिलेमा वाला क्वेश्चन है कि क्या ओपनहाइमर ने, या एज अ साइंटिस्ट अगर आप कल कल को मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स डेवलप करते हैं, तो क्या वो एथिकल है या अनएथिकल है, राइट? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन आता है एज ए इंजीनियरिंग जब आप एथिक्स पढ़ते हैं, राइट? सबको समझ में आ रहा है? सेकेंड चीज है डिलेमास एंड वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए, क्या होता है कि जब भी आप किसी इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाते हैं बेसिकली, तो हमेशा एक स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर आपके अंदर एक एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, राइट? जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे एज ए इंजीनियरिंग, केस वन देख लीजिए, केस स्टडी देखिए। आपके कोई सीनियर हैं, ठीक है? आपके कोई सीनियर है, एंड आपको पता है कि ये करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने आपके पास एक फाइल भेजी और कहा इस पर सिग्नेचर हो जाने चाहिए। आपको उस फाइल के अंदर ये पता चल गया कि सपोज कि जो ये काम कर रहे हैं इट इज इलीगल, ये सही नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी ठीक नहीं है, ठीक है? ये करप्शन भी है, साथ साथ मतलब द क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट गुड। सो अगर ये चीज होती है तो हो सकता है कोई ब्रिज बन रहा है सपोज, तो वो कोलैप्स ना कर जाए कल को, मेनी लाइव्स कैन 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 लॉस्ट। ठीक है। उस कंडीशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? व्हाट ऑप्शन डू यू हैव नाउ? अब मैं आपको एक बार ऑप्शन बता देता हूं। एज अ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल आप क्या करना चाहेंगे? नंबर वन, कंप्लेन टू हाईएस्ट अथॉरिटी सबसे पहले।
कंप्लेन टू हाईएस्ट अथॉरिटी, यू विल रिजाइन, यू विल टॉक टू द सीनियर, या यू विल साइन एंड आस्क फॉर फेवर, या अपना कट मांग लेंगे। आपका क्या रहेगा ऑप्शन, सभी कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे सभी का। ओएस, आप साइन कर देंगे और फेवर मांग लेंगे, बहुत बढ़िया। मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, आपको जो भी जवाब देना है, आपको ठीक लगे, आप कमेंट सेक्शन में डालिए एंड सीरियसली एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग सही सिनेरियो को डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो एक बच्चे ने कहा है 4, मैक्सिमम कह रहे हैं 3 या 1। Sir, talk to the senior. ओके, टॉक टू द सीनियर, आपका ये है कि सीनियर से बात करेंगे। ओके, और काफी लोग कह रहे हैं कि कंप्लेन कर देंगे। कोई ऐसा भी है जो ये फील करेगा कि यार मेरे को ऐसी सर्विस में नहीं रहना जहां पर करप्ट प्रैक्टिस होती है, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, ऐसा भी कोई करना चाहेगा। तो इसके सारों के रिप्रिकॉशन अपन देख लेते हैं। इस केस स्टडी को हम लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। चलिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू हैव सेड 1। अच्छा देखिए, पहले ऑप्शन में क्या होगा, अगर आप कंप्लेन करते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है, तो देखिए ह्यूमैनिटी, अब यहां पर जो आपको डिसीजन टेकिंग में एक बार आपने सोचा कि आप क्या करें, राइट। अब आप अगर अपने आप को उसी जॉब में इमेजिन करें, राइट नाउ यू आर नॉट इन दैट जॉब, इसलिए शायद आप और इतने कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन जब आप उस पोजीशन पे होते हैं तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि क्या करूं मैं, राइट। उस केस में अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या, नहीं बिहेवियर के बारे में ही नहीं होता, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्रोफेशनलिज्म, बिहेवियर, कॉन्डक्ट, मोरालिटी, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है आपका एथिक्स, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं कंप्लेंट टू द हाईएस्ट अथॉरिटी, तो आपने ये केस सोचा ही नहीं कि हो सकता है मेरे जो सीनियर हैं, जो जिनके ऊपर करप्शन का चार्ज मैं सोच रहा हूं, हो सकता है वो भी किसी प्रेशर में हो, उस हाईएस्ट अथॉरिटी से उनके पास भी ऑर्डर आया हो, उन्हें भी साइन करना पड़ रहा हो सकता है उनकी फैमिली को किडनैप कर लिया हो और वो किसी प्रेशर में आके मुझसे ये बात बोल रहे हैं, राइट। तो आपने जो जजमेंट बनाया, मोस्ट आर करप्ट बट एग्जाम के लिए एथिकल एक्टिंग करेगा, अच्छा एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग कर लो, पर एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी को जब आप कंप्लेन करने जाते हैं तो आपने अपने सीनियर को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया ही नहीं, कि हो सकता है कि वो भी प्रेशर में हो, क्या ये कंडीशन नहीं बनती कि वो भी प्रेशर में हो, या वो भी, उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर हो कि वो अवॉइड नहीं कर पा रहे, अगर आप उनसे बात करें तो आप कोई सोल्यूशन निकाल पाए। इसलिए पहले केस में अगर आप ये करते हैं तो आप अपने सीनियर को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे, जो कि एथिकल या प्रोफेशनल पॉइंट से सही नहीं है, राइट। इसलिए ऑप्शन ए कुड बी राइट बट नॉट एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि आपके पास अप्रोप्रिएट ऑप्शन अवेलेबल है इन चारों में से। यू विल रिजाइन, अगर आप रिजाइन करते हैं तो आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं, ये और भी अनएथिकल प्रैक्टिस है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। थर्ड में क्या है, टॉक टू द सीनियर, अगर आप सीनियर से बात करते हैं तो एक चांस है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए, दूसरा आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया तो हो सकता है कि उनकी मॉरल कॉन्शियस को आप चेक करें कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज मुझे बता दीजिए, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लाखों लोगों के का जीवन है। नहीं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट अलग है राग, वही तो, अभी रुकिए ना, एथिक्स के बारे में जो आपको पता है, आपको लगता है कि राइट बिहेवियर इज एथिक्स, एथिक्स इज मच मोर देन राइट बिहेवियर, इट्स अ फिलोसफी, राइट। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक आपके मॉरल बिहेवियर का कंडक्ट है और कुछ नहीं, और जरूरी नहीं है आपकी जो मोरालिटी हो वो सही हो, ये भी तो बात है कि हो सकता है आपकी मोरालिटी गलत हो, आपके आपने जो मॉरल वैल्यूज अपने अंदर बिल्ड किए वो गलत है, राइट। एग्जाम्पल है गलत मोरालिटी का पेट्रियार्की,
पेट्रियार्की सिस्टम को हम नॉर्मली सही मानते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत मानते हैं सही, कि पेट्रियार्की इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। क्या हो गया, बात सुननी चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली विल बी मैन, राइट। लेकिन क्या वो मोरालिटी सही है? अगर आप जेंडर बेसिस पे देखें, वो मोरालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या मोरालिटी हमारी ठीक है या नहीं है, इस चीज को भी तो चेक करना पड़ेगा ना, राइट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप सीनियर से बात करेंगे। अगर आप सीनियर से बात करते हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग द सीनियर अ बेनिफिट ऑफ डाउट, कि अच्छा, हो सकता है आपके सीनियर बता दें आपको कि मैं अंडर प्रेशर हूं, या हो सकता है कि वो उनकी आंखें खुल जाए आपकी बात सुनकर। यू कुड बी अ गुड स्पीकर एज वेल। तो उस केस में आपने एक अच्छा एक्शन लिया। इट्स अ प्रोफेशनली एंड एथिकली करेक्ट एक्शन, ऑप्शन 3, राइट, इस कंडीशन में। एंड फोर्थ ऑप्शन अगर आप लेते हैं, यू विल साइन एंड आस्क फॉर फेवर, तो आप खुद भी करप्ट आदमी हैं, आप खुद भी एक करप्ट ह्यूमन बीइंग है अगर आप फोर्थ ऑप्शन को चूज करते हैं, राइट। प्रैक्टिकलिटी के नाम पर गलत चीज को, प्रैक्टिकलिटी के नाम पर गलत चीज को चूज करना कोई अच्छी बात नहीं है। वो हम ठीक है अपने आप को दुनियादारी कर, सर सच्चाई तो यही है लाइफ की, ये है वो है करके हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, बट फिर भी सच सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। राइट कंडक्ट विल बी राइट कंडक्ट, रॉन्ग कंडक्ट विल बी रॉन्ग कंडक्ट, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, करेक्ट। तो इस केस में हम फोर्थ ऑप्शन को तो बिल्कुल ही सही नहीं बोलेंगे, ठीक है। नहीं, मैं उसी बात पे कह रहा हूं, पर यहां पर तो फोर्थ हो रहा है, हर हर इंसान की, हर व्यक्ति को यही लगता है ना। अभी मैं यहां पर 5 सवाल आपसे पूछ दूंगा एज अ सिटीजन, तो आप अटक जाएंगे खुद, कि क्या एज अ सिटीजन आपका कंडक्ट सही है? बिल्कुल, एज अ सिटीजन योर कंडक्ट इज राइट। एंड आप अगर परसेप्शन बनाते हैं कि इतना करप्शन है या चीजें, देन वो करप्शन दे कौन रहा है और कर कौन रहा है। करप्शन पे भी हम आएंगे, कितने टाइप के करप्शन होते हैं, तब आपको पता चलेगा। जो करप्शन से आप गुजरते हैं वो तो करप्शन कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत, इट्स 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 लाइक अ चिल्लड़, वो तो बिल्कुल खुले पैसे जैसी बात है। वो करप्शन तो बहुत छोटे लेवल पर है। रियल करप्शन, जो बड़े करप्शन होते हैं, वो तो आप तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि कैसे होते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, अब देखिए, एथिक्स क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस हाउ शुड इंडिविजुअल इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन फेयर मैनर, कि एक फेयर तरीके से इंडिविजुअल कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करे, उसी को हम एथिक्स कहते हैं। वही हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करेगा। इंटरैक्शन मतलब अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी ड्यूटी के फॉर्म में आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो आपका नॉर्मल इंटरेक्शन कैसा है लोगों के साथ, ये सब चीजें डिफाइन करती है आपकी एथिक्स को, ठीक है। लेकिन किस मैनर में होना चाहिए? इट शुड बी इन अ फेयर मैनर, इट शुड बी इन अ फेयर मैनर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एथिक्स इज रिलेटेड टू टू थिंग्स। वन रेफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। तो एथिक्स दो टाइप के स्टैंडर्ड से बना हुआ है। सबसे पहले तो क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में पता करना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि सही हमने किस चीज को कहा है। सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या, ना नोट करना है? नहीं नहीं, पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, नोट्स आपसे शेयर कर दी जाएंगे, सर शेयर कर लेंगे। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट अपने कन्वीनियंस के लिए लिखना है तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, फीस कितना है सर बताएंगे आपको। एक बार पंकज सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा क्लास के बाद, यू ड्रॉप अ मैसेज हेयर और ही विल कांटेक्ट यू, cause they want future generation should not corrupt as they do ethical knowledge, yes। देखिए, मैं यही बता रहा हूं, इस सब्जेक्ट के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो अनएथिकल होके हम अचीव करना चाहते हैं ना, उस अचीवमेंट से 1000 गुना अच्छा वो चीज है अगर आप एक एथिकल बिहेवियर के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें, ऑलराइट। नहीं राग, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट, एज यू आर एक्सप्लेनिंग। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट विद एम्पैथी इज एथिक्स। एम्पैथी एक छोटी सी वैल्यू है, 24 वैल्यूज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडेंटिफाई की हैं, बाकी और वैल्यूज नहीं होंगी, खाली एम्पैथी से काम चल जाएगा। आप एम्पैथाइज, अगर आप एम्पैथेटिक हैं लेकिन आप डिसऑनेस्ट हैं, तो क्या आप एथिकल होंगे?
समझ में आया? तो ये एक वैल्यू का या एक कंडक्ट का ही सब्जेक्ट नहीं है. एथिक्स इज नॉट अबाउट वन कंडक्ट और वन वैल्यू यू possess. It is combination of many values and conduct according to the situation, right? अब एथिक्स ऐसा नहीं है कि खाली इंजीनियरिंग की एथिक्स डिफाइन होगी या एक नॉर्मल पर्सन की एथिक्स हो. नॉर्मल पर्सन के केस में एथिक्स मोरालिटी से कंसर्न्ड है. इंजीनियर के केस में एथिक्स एक प्रोफेशनलिज्म से कंडक्ट कनेक्टेड है, राइट? एक स्टेट्समैन के अंदर एथिक्स कंडक्टेड है आउटकम से, एक सोल्जर के अंदर आउटकम से, कि क्या रीजन है आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं. तो यहां पर सिर्फ एम्पैथी काम नहीं कर रही या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट काम नहीं कर रहा. यहां पर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आदमी, अलग अलग प्रोफेशनल के लिए अलग अलग एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे. ये चीज समझना है. इसलिए डिफाइनिंग एथिक्स इन वन सेंटेंस इज नॉट अ गुड आइडिया. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो पहले केस में हमने वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग की बात करी कि क्या सही है क्या गलत है. स्टैंडर्ड फॉर्म से वो देखना एथिक्स का पार्ट है. which prescribes what should human being do as in terms of right obligation, जो कि आपको ये बताता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको क्या करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. फेयरनेस, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब के लिए आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए. इन सब प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए, राइट? जैसे एक बड़ा अच्छा पॉलिटिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरीबडी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी. सब जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है, राइट? जानते कि नहीं जानते व्हाट इज डेमोक्रेसी? बताइए, आंसर कीजिए एक बार कमेंट में. सब जानते हैं. आप में से सब लोग कहेंगे कि डेमोक्रेसी सर अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मैं आपसे पूछ लूं, मोनार्की अच्छी थी या डेमोक्रेसी? आई थिंक एवरीबडी विल अग्री विद डेमोक्रेसी, करेक्ट? नोबडी वांट्स मोनार्की, राइट? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एब्सोल्युटली करेक्ट, डेमोक्रेसी है. लेकिन मैं वहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या आप खुद डेमोक्रेटिक हैं? आर यू डेमोक्रेटिक योरसेल्फ? क्या आपके डिसीजन सारे लाइफ के डेमोक्रेटिक हैं? आंसर वुड बी अ बिग नो. अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां आप नॉन डेमोक्रेटिक हैं लेकिन आप सिस्टम को चाहते हैं डेमोक्रेटिक होना. तो ये आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है. क्या ये एथिकल प्रॉब्लम नहीं है कि चाहत आपकी दूसरी है, एक्शंस आपके दूसरे हैं, राइट? तो दिस इज एथिकल. सो एथिकल स्टैंडर्ड मींस कि आपका कॉन्डक्ट क्या है, उस पर बहुत कुछ मैटर करेगा आपका एथिकल स्टैंडर्ड. अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं तो भाई एथिकली आपको डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर सकते हैं, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में हम पेश करते हैं. ठीक है, अब सेकंड चीज क्या है एथिक्स के लिए? सेकंड वन रेफर्स टू द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस एथिकल स्टैंडर्ड्स, फीलिंग्स, लॉज, सोशल नॉर्म्स एंड डिविएशन फ्रॉम व्हाट इज एथिकल. ठीक है, तो पहले केस में तो हमारा कॉन्डक्ट है, हमारा बिहेवियर है. दूसरे केस में ये स्टडी है कि हमारा जो बिहेवियर है और हमारे जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो कितने मैच कर रहे हैं हमारे बिहेवियर से या नहीं कर रहे हैं. क्या हमारे एथिकल स्टैंडर्ड सही है या नहीं है, राइट? आप एग्जांपल लेते हैं जर्मनी का. तो जर्मनी में जब हिटलर थे, ठीक है, नाजी जर्मनी में, अब हिटलर टुक सम ड्रास्टिक स्टेप्स जिसने पूरी एथिक्स को ही क्वेश्चनेबल बना दिया, राइट? अब उस केस में पूरी सोसाइटी ही अनएथिकल हो गई थी हिटलर के केस में, राइट? कि भाई पूरी सोसाइटी ही एक अनएथिकल मैनर में वर्क कर रही है. तो क्या सोसाइटी के हिसाब से चलना एथिकल होता है हमेशा, या आपने या आपको अपने खुद के पर्सनल एथिकल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? सो इन सब की स्टडी और डेवलपमेंट को भी हम एथिक्स का पार्ट मानते हैं. Politicians should be taught ethics and a qualifying criteria for running the country. जबकि आई अग्री विद योर पॉइंट, पर मेरा सवाल आपसे फिर ये रहेगा, अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिशियंस आर अनएथिकल, तो फिर पॉलिटिशियंस को डेमोक्रेसी में इलेक्ट कर कौन रहा है?
तो क्या पॉलिटिशियंस अनएथिकल हैं या उनको इलेक्ट करने वाले लोग अनएथिकल हैं, इसलिए वो इलेक्ट होकर जा रहे हैं? क्वेश्चन मेरा इतना सा है आपसे, राइट? So it is necessary to constantly examine one's standard and ensure that they are reasonable and well founded. They are reasonable and well founded. ठीक है? तो हमेशा हमें अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करना चाहिए, क्या हम एथिकल हैं या नहीं है। ठीक है? इस बेसिस पर ही हम एथिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट? तो गाइज यहां तक आपको एथिक्स का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिला, समझ में आया व्हाट इज हैपनिंग? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा प्रोफेशनलिज्म पे। व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोफेशनलिज्म, बताइए। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोफेशनलिज्म, आप क्या समझते हैं प्रोफेशनलिज्म से? व्हाट इज प्रोफेशन, बताइए। फॉलो सेट ऑफ रूल्स, तो जेड आप भी सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। आप बाहर निकलते हैं व्हीकल लेके तो आप ट्रैफिक के रूल फॉलो करते हैं। आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप फाइनेंशियल रूल फॉलो करते हैं। तो क्या आप प्रोफेशनल हैं? डिसिप्लिन्ड, स्पेशलिटी एंड एक्सपर्टी इन स्पेसिफिक फील्ड। तो राग, आपने जो डेफिनेशन दी उससे मैं प्रोफेशनलिज्म बोलूं या मैं उसे एक्सपर्टी बोलूं कि आई एम एक्सपर्ट इन सम फील्ड बिकॉज आई हैव स्पेशलिटी एंड एक्सपर्टी इन अ स्पेसिफिक फील्ड? बताइए क्या बोलूं मैं उसे। गाइस स्क्रीन पे मत लिखिए। टू फॉलो द ड्यूटी इन एथिकल मैनर, चलिए बिल्कुल ठीक है, आते हैं आप डेफिनेशन पर। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, एक सेकंड, मैं जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। Guys, it's a request. Please do not write on the screen. तो गाइस प्रोफेशनलिज्म पे अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल हम कहेंगे किसी भी आदमी को। अ प्रोफेशनल इज, अ प्रोफेशनल इज मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन, मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। अ प्रोफेशनल इज मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। एक प्रोफेशनल जो है वो किसी भी प्रोफेशन का मेंबर हो सकता है, राइट? अब जो प्रोफेशनल्स हैं उनके होते हैं कोड ऑफ एथिक्स, उनके कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड प्रोफेस ऑफ कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी। ठीक है? ताकि वो पब्लिक गुड कर पाए, इस उसको कहते हैं हम प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल्स आर गवर्न्ड बाय, प्रोफेशनल्स आर गवर्न्ड बाय कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेस कमिटमेंट टू, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, हाउ वेल यू परफॉर्म योर टास्क, उसी को हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। उनका सारा ध्यान कॉम्पिटेंस पे रहता है। ठीक है? उसके साथ साथ इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी, एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक गुड विद इन देयर एक्सपर्ट डोमेन।
प्रमोशन ऑफ पब्लिक गुड within their expert domain. Within their expert domain. ठीक है, इसे कहेंगे हम प्रोफेशनलिज्म. एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स आर प्रोफेशनलिज्म. For a professional is professionalism. And the quality mentioned above for a professional is professionalism. Right? समझ में आया सभी को? दोबारा से पढ़िए एक बार. प्लीज रीड अगेन. बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो ऐप में मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए. सो बेसिकली क्या है? प्रोफेशनल्स आर गवर्न्ड बाय कोड ऑफ एथिक्स. प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स से गवर्न हो रहे हैं. एंड प्रोफेस कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस. और वो अपना पूरा कमिटमेंट अपनी कॉम्पिटेंस पे दिखाते हैं, अपनी इंटेग्रिटी पे दिखाते हैं, अपनी मोरालिटी पे दिखाते हैं. ठीक है. प्रमोशन ऑफ पब्लिक गुड, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं अपनी एक्सपर्ट डोमेन के अंदर, उसमें दिखाते हैं, उनको कहते हैं हम प्रोफेशनल्स. और जो एक क्वालिटी एक प्रोफेशनल के अंदर होती है उसे हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म. ठीक है. तो एक और सेंटेंस लिख लेंगे. प्रोफेशनलिज्म कंप्राइजेस द professionalism comprises the personally held beliefs personally held belief about one's own conduct about one's own conduct as a professional. As a professional. ठीक है. It's often linked to the upholding of the principles upholding of the principles, laws, ethics, and conventions of a profession, conventions of a profession, as a way of practice. एज अ वे ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है. मतलब क्या है? पढ़ लीजिए. प्रोफेशनलिज्म मतलब पर्सनली हेल्ड बिलीव्स अबाउट वंस ओन कंडक्ट एज अ प्रोफेशनल. कि एज अ प्रोफेशनल आपका कॉन्डक्ट क्या है, इस चीज का बिलीफ एक प्रोफेशनलिज्म है. ये काफी हद तक लिंक होता है कि अपने खुद के प्रिंसिपल, लॉज और एथिक्स और कन्वेंशंस को आपने अपने प्रोफेशन में कैसे यूज लिया है, उसी को हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म.
उसी को हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिक्स एंड फीलिंग, ठीक है। अब देखिए, एथिक्स एंड फीलिंग्स, क्या ये कनेक्टेड है आपस में? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एथिक्स एंड फीलिंग्स, राइट? कई बार हमें कई चीज में बहुत अच्छी फील आ रही होती है, पर क्या वो एथिकल होता है, राइट? जैसे आप नॉर्मली देखते हैं आज की सोसाइटी में, तो अर्निंग अर्निंग गुड गिव्स यू अ गुड फीलिंग, आपको बहुत अच्छी फीलिंग देगा। लेकिन अगर वो अर्निंग सही रास्ते से नहीं है, अगर आप कोई गलत काम कर कर वो अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या आप एथिकल होंगे उस केस में? मे बी आपके पास रुपए हों, आप अच्छा फील कर रहे होंगे, लेकिन वो रुपए अगर गलत तरीके से आए हैं, गाइस फीस पंकज सर बता देंगे आपको, ठीक है। आपको जो भी बैच चाहिए, आपको नॉन टेक चाहिए, आपको टेक चाहिए, सर विल टेल यू अबाउट द फीस, डोंट वरी, ठीक है। क्लास के एंड में आप सर से पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने नंबर बताया उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, सर से बात कर लीजिए, एंड ही लेट यू नो अबाउट द फीस, ऑलराइट। सो एथिक्स एंड फीलिंग्स, सो मैंने आपको बताया कॉग्निशंस किसे कहते हैं। कॉग्निशंस होता है हमारा थॉट प्रोसेस, ठीक है। अब एक आदमी का एटीट्यूड कैसे बनता है, अगर मैं एटीट्यूड की बात करता हूं, हाउ एटीट्यूड इज मेड, इफ आई मे आस्क हाउ एन एटीट्यूड इज मेड। सो एटीट्यूड आपके कॉग्निशंस, आपके थॉट प्रोसेस और आपके बिहेवियर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका एटीट्यूड बनता है, राइट? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एथिक्स की या बात करते हैं फीलिंग्स की, तो दोनों कनेक्टेड नहीं है, राइट? बोथ ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड, दे आर अ सेपरेट एंटिटी, दे आर अ सेपरेट एंटिटी, राइट? तो हो सकता है आपको फीलिंग अच्छी आ रही है किसी काम में, पर जरूरी नहीं है वो काम एथिकल हो, वो काम एथिकल हो। मैंने आपको एग्जांपल बताया, अर्निंग मनी गिव्स यू अ गुड फीलिंग, बट इट माइट कम फ्रॉम अ रॉन्ग वे, नॉट अ राइट वे। उस केस में आप एथिकल नहीं होंगे, उस केस में आप अनएथिकल होंगे, बट विथ गुड फीलिंग, राइट? हो सकता है आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही हो, पर आपने एथिकली कोई काम किया, आपने एथिकली कोई काम किया, तो आप एथिकल है उस केस में, बट विद अ बैड फीलिंग। सो एथिक्स एंड फीलिंग्स जरूरी नहीं है हमेशा एक साथ ही आए, कि आप एथिकल होंगे तो भाई आपको खराब फीलिंग आएगी, नहीं। एथिक्स होने में, एथिकल होने में चांसेस है कि यू विल हैव अ गुड फीलिंग ऑलवेज, लेकिन अच्छी फीलिंग होने में चांसेस नहीं है कि आप हमेशा एथिकल हों। यू माइट बी अनएथिकल इन केस ऑफ गुड फीलिंग एज वेल, राइट? So ethics is not what a person feels, but the feeling may deviate from what is right. Ethics is more about feeling as well as conduct. Ethics is more about feelings plus conduct. Feelings plus conduct. और आपकी फीलिंग भी जो बनती है बेसिकली किसी भी चीज को लेकर, वो बहुत कुछ डिपेंड करती है आपकी सराउंडिंग पर, बहुत कुछ डिपेंड करती है आपकी सराउंडिंग पर, राइट? बहुत कुछ डिपेंड करती है आपकी सराउंडिंग पर, इसलिए जरूरी नहीं है। बेसिकली एथिक्स एंड फीलिंग्स दे आर इंटर रिलेटेड, नो, जनरली ये कहा जाता है, पर अगर आप एथिकल हैं तो यू विल हैव अ गुड फीलिंग। गाइस मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एनएन आपने अभी ज्वाइन किया है? गाइस मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को, एक बार बताइए क्लियर है? एनएन आप चेक कीजिए, माय वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिक्स एंड रिलीजन की, हाउ एथिक्स एंड रिलीजन आर रिलेटेड, ठीक है। एक रिलीजियस सोसाइटी के अंदर शायद रिलीजन को मानना एथिकल होगा, राइट? एक नॉन रिलीजियस सोसाइटी के अंदर रिलीजन और एथिक्स दे बोथ आर डिफरेंट, करेक्ट? और एक बिलीफ सिस्टम आपका जो होता है, उस बिलीफ पर आप अपनी एथिक्स बना सकते हैं, राइट? तो ये कहना कि क्या अगर हम रिलीजियस हैं तो हम एथिकल होंगे, बिल्कुल गलत है। हो सकता है हम
हम एथिस्ट हो, हम थीस्ट नहीं है, हम रिलीजन में मानते ही नहीं है, स्टिल वी कैन बी एथिकल, स्टिल वी कैन बी एथिकल, राइट? रिलीजन इज बेसिकली अ बिलीफ। रिलीजन क्या है? रिलीजन आपका बिलीफ है। रिलीजन बेसिकली बनाया भी गया था इसीलिए कि एक सोसाइटी के अंदर जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एथिक्स हम देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें रिलीजन से कनेक्टेड मिलती है। और पर्पस भी रिलीजन का एक्चुअली बनाने का था कि एक अच्छे एथिकल सोसाइटी और अच्छे एथिकल स्टैंडर्ड को डेवलप करना। बट ओवर द टाइम डोमिनेंस के लिए रिलीजन के अंदर ऐसे रूल्स बनाए गए कि पेट्रियार्की डोमिनेट करने लगी, राइट? इसलिए आप देखेंगे जो प्रिमिटिव टाइम के हमारे सारे रिलीजन है उसमें पेट्रियार्की है। लेकिन क्या एथिक्स लेवल पर पेट्रियार्की सही है? बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट्रियार्की इज अ रॉन्ग सिस्टम, इक्वालिटी इज राइट सिस्टम, राइट? तो कई बार आप रिलीजन का कोई पॉइंट नहीं न मानते, स्टिल यू कैन बी एथिकल। यू कैन बी नॉन रिलीजियस बट यू कैन बी एथिकल, राइट? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रिलीजियस हैं तो आप एथिकल ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं, राइट? रिलीजन आपको बहुत सारी चीजें, जैसे रिलीजन के अंदर हमने देखा, आप आज से 300 साल पहले चले जाते हैं तो सती सिस्टम, आपको लगता है सती सिस्टम एथिकल था? यू थिंक? ये बताइए मुझे, सती सिस्टम, क्या सती सिस्टम एथिकल है? क्या डाउरी सिस्टम एथिकल है? क्या चाइल्ड मैरिज एथिकल है? राइट? बताइए। नो, एब्सोल्युटली नो, करेक्ट। पर क्या ये तीनों प्रैक्टिसेस हमारे रिलीजियस कल्चर का या सोसाइटी का पार्ट नहीं रही? रही है, करेक्ट। क्या ये तीनों सिस्टम हमारी रिलीजियस सोसाइटी का पार्ट नहीं रही है? तो आप मुझे बताइए यहां पर, अगर आप इन तीनों को नहीं मानते हैं तो आप एथिकली तो बहुत स्ट्रांग आदमी हैं, लेकिन आप रिलीजियस नहीं माने जाएंगे ऐसी सोसाइटी में। आज से 300 साल पहले राजा राम मोहन रॉय ही बैंड सती प्रथा, उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट बहुत काम किया। राजा राम मोहन राय वॉज वेरी वेरी ह्यूमिलिएटेड, बहुत ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा, बहुत ओपोजिशन झेलना पड़ा, स्टिल ही वॉज अगेंस्ट सती सिस्टम। तो आप देखिए, एक सोसाइटी एक टाइम पे रिलीजियस है लेकिन कितना अनएथिकल काम कर रही थी सती सिस्टम को फॉलो कर कर। वैसे रिलीजियस है कि रिलीजन के सारे एस्पेक्ट को मान रही है, लेकिन दूसरी तरफ अनएथिकल काम कर रही है, करेक्ट? इसीलिए हमने कहा वन शुड नॉट आइडेंटिफाई एथिक्स विद रिलीजन, बिकॉज एथिक्स वर कन्फाइंड टू रिलीजन, देन एथिक्स वुड हैव ओनली अप्लाइड टू रिलीजियस पीपल। हमने बात करी कि अगर रिलीजन से ही एथिक्स अटैच्ड होते, रिलीजन से ही अगर एथिक्स अटैच्ड होते, तो उन लोगों का क्या होता जो नॉन रिलीजियस हैं, तो क्या वो हमेशा अनएथिकल रहते? तो ऐसा नहीं था। तो एथिक्स सब पे अप्लाई होती है, नो मैटर यू आर रिलीजियस और नॉट, इट अप्लाइज ऑन एवरीवन। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज बाउंडेड बाय ethical standard, correct? Each and every individual, but ethics applies as much as to the behavior of the atheist as to that of deeply religious person। तो मैंने कहा कि एथिस्ट और डीपली रिलीजियस पर्सन दोनों पर एथिक्स अप्लाइड है। रिलीजन में बी सेट हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड कैन प्रोवाइड इंटेंस मोटिवेशन फॉर एथिकल बिहेवियर। ये जरूर माना गया, स्टार्टिंग डेज में भी ये कहा गया कि रिलीजन को बेसिकली डिस्कवर किया गया था ताकि एक एथिकल सोसाइटी को क्रिएट किया जा सके। वन शुड क्रिएट अ एथिकल सोसाइटी, पर्पस रिलीजन के डेवलप करने का यही था। लेकिन बाद में रिलीजन इस तरीके से नहीं चलता, इसलिए हम ये नहीं कह सकते, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रिलीजन है, अगर रिलीजन एग्जिस्ट करता है तो वो एथिकल होगा, अगर रिलीजन एग्जिस्ट करता है तो वो एथिकल होगा। इसलिए एथिक्स एंड रिलीजन दे आर एंटायरली डिफरेंट, ऑल राइट? बट एज सच एथिक्स इज नॉट अ स्पीशी ऑफ अ रिलीजन, ठीक है? लेकिन एथिक्स को हमने स्पीशी ऑफ रिलीजन नहीं माना, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। अंडरस्टूड? कोई डाउट है? सती सिस्टम क्या है?
सती सिस्टम बता देता हूं आची। सती सिस्टम वॉज बेसिकली क्या कहा गया था कि सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया था कि इफ अ husband dies, then women has to burned along with husband. Burned along with husband's dead body. समझ में आया सती सिस्टम? कि अगर किसी जिंदा, यस बिल्कुल जिंदा, अलाइव, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो विमेन को भी उन हस्बैंड के साथ जलाया जाता था, उसको कहते थे सती होना। सो ये सिस्टम फॉलो किया जाता था और रिलीजियस सिस्टम था। तो क्या ये एथिकल था? एब्सोल्युटली नॉट। कोई एथिकल कह ही नहीं सकता इसको। ऐसी डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विडो, नो विडो रीमैरिज, नो विडो रीमैरिज, तो ये सब सिस्टम क्या है? तो ये सब सिस्टम क्या है? आर दे एथिकल सिस्टम? नो, दे आर नॉट एथिकल सिस्टम, राइट? दे आर एब्सोल्युटली नॉट एथिकल सिस्टम। समझ में आया? अंडरस्टूड गाइस? देखिए, इंजीनियरिंग में नहीं करते, कई बार आपके रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, उन रिलीजियस बिलीफ्स के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। इन जनरल क्या होता है ना कि रिलीजन को बनाया तो इसलिए गया था कि बेसिकली ऐसे सेट ऑफ रूल्स बने जिन जो लोगों के ऊपर ऑब्लिगेटरी हो। राइट प्रैक्टिस, मतलब जो इंटेंट था वो तो राइट था, लेकिन ओवर द टाइम वो इतना इवॉल्व हुआ कि धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द सिस्टम, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स गॉट आउटडेटेड, और वो डोमिनेंट और नार्सिसिज्म और पेट्रियार्की, इन चीजों को फॉलो ज्यादा किया जाने लगा। तब हमने रिलीजन को अनएथिकल कहा। रोल ऑफ रिलीजन इन इंजीनियरिंग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इंजीनियरिंग इज मोर ऑफ अ अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स मतलब बेसिकली जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। प्रोफेशन में रिलीजन का रोल नहीं है, लेकिन सोसाइटी के अंदर कंडक्ट जो होता है उसका रोल बहुत है, बिकॉज इंडियन सोसाइटी इज रिलीजियस सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को आप इन जनरल डिफाइन करेंगे तो क्या है इंडियन सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी इज हाईली कल्चरल, डाइवर्स देन रिलीजियस सोसाइटी, करेक्ट? इसलिए हमारे यहाँ पे नॉर्मल कंडक्ट में रिलीजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम रिलीजन को ऐसे फॉलो करना चाहिए हमें कि एथिकल स्टैंडर्ड है वो हमेशा हाई रहे, राइट? सो ये नहीं कह सकते हम रिलीजन एंड एथिक्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। इस बात से हमने ये चीज सीख ली है, ठीक है? ऑल राइट, चलिए कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एथिक्स एंड लॉस। एथिक्स एंड लॉस आज यहीं तक रुकते हैं गाइस। आई होप यू लाइक द सेशन, और सेशन में रेगुलर रहिए। बैचेस के रिगार्डिंग बात करनी तो कॉन्टैक्ट पंकज सर या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, एंड सर विल कॉन्टैक्ट, और आराम से आप बैचेस ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। एथिक्स को हम बड़े इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे, डोंट वरी, विल डू लॉट ऑफ केस स्टडीज। क्वेश्चंस जो आपके आएंगे केस स्टडीज और प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो गाइज स्टे ऑन द सेशन एंड अटेंड रेगुलरली। सी यू टुमारो। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।